Assalamu alaikum students. Today I'm going to start a Greek play by Sophocles, that is Oedipus Rex. आज हम Oedipus Rex को स्टार्ट करेंगे और हम उसका टेक्स्ट पढ़ेंगे और साथ साथ में आपको उसको एक्सप्लेन भी करूंगी और उसमें आपको थीम्स भी बताऊंगी और इम्पोर्टेंट लाइंस भी अंडरलाइन कराऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट इट. First of all, we need to know about the author of Oedipus Rex. Oedipus Rex has written by Sophocles, and the time period of Sophocles is 495 BC to 405 BC. Sophocles was a famous and successful Athenian writer of tragedies in his own lifetime. सोफिक्लीस जो था वो एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इथेनियन राइटर था, ग्रीक राइटर था. ठीक है, एथेन उसकी प्लेस थी, उस जगह का नाम था. तो टिल टुडे ही इज़ फेमस ट्रेजेडियन ऑफ द ग्रीक एरा. आज तक उसको ग्रीक ट्रेजेडी में सोफिक्लीस का बहुत बड़ा नाम है. Sophocles have written almost 120 plays and out of 120 only 7 have survived. अभी जो मौजूद हैं वो सिर्फ 7 plays हैं Sophocles के. A tragedy, Oedipus Rex by an ancient Greek playwright Sophocles. ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो ट्रेजेडी दैट इज Oedipus Rex, ये सोफिक्लीस ने लिखी है. एक ग्रीक प्ले राइटर है ना, सोफिक्लीस, इसने लिखी है. एंड ही इज कंसिडर एज द मोस्ट सेलिब्रेटेड प्ले राइट इन ड्रामेटिक कॉम्पिटिशन ऑफ सिटी स्टेट एथेंस. सोफिक्लीस जो है वो तमाम जो राइटर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा कंपटीशन देता है और बहुत ज़्यादा फेमस है. एंड ही इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ ग्रीक एरा. जो ग्रीक लिटरेचर है उसमें सोफिक्लीस का बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़्यादा फेमस है. And over the centuries, Oedipus Rex has been regarded by many as the Greek tragedy per excellence. ये उसका काम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा शानदार माना जाता है. एंड इट इज़ कंसिडर एज द समिट ऑफ सोफिक्लीस अचीवमेंट. ये एक बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा रिनाउंड वर्क है, बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्क है, हाई क्लेम जिसको किया जा सकता है वो Oedipus Rex ट्रेजेडी है in the Greek era. So Oedipus Rex is written around 420 BC and has long been regarded not only as his finest play but also as the purest and most powerful expression of Greek tragic drama. यहाँ पे इसका जो ड्यूरेशन है इस प्ले का वो बताया गया है, दैट इज़ 420 BC. और इस प्ले को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी. ये बहुत इसको वन ऑफ द फाइनेस्ट प्ले कंसिडर किया गया था. और बिकॉज ऑफ द powerful expression and because of his attractive plot और इसके जो थीम्स थे उसकी वजह से ये एक पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी माना जाता है. In this slide I am going to discuss the storyline of Oedipus Rex. जब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ें, इसकी टेक्सचुअल लाइंस पढ़ें तो आपको स्टोरी का बेहतर से आइडिया हो, इसलिए यहाँ पे ब्रीफली मैं स्टोरी डिस्कस कर देती हूँ. After Oedipus' birth, his father, King Laius of Thebes, learned from an oracle that he, Laius, was doomed to perish by the hands of his own son, and he ordered his wife Jocasta to kill the infant. एक जगह है ग्रीक्स में, थीब्स. थीब्स पे किंग लॉयस और जुकेस्टा रूल करते थे. किंग लॉयस के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ईडिपस रखते हैं. ईडिपस की बर्थ के बाद किंग लॉयस एक ऑरिकल से ये जानता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा. जैसे आज भी बहुत सारी
कौमें ये प्रैक्टिस करती हैं कि जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो वो उसका फ्यूचर देखते हैं कि ये बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा, इसकी नेचर क्या होगी, क्या इसका बिहेवियर होगा। तो किंग लॉयस ने भी ईडिपस का जब फ्यूचर देखा तो उसको फ्यूचर वहाँ से पता चला। ऑरिकल मीन्स के एक उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है, ठीक है। जो प्रीस्ट होते हैं, जो उनके गॉड्स होते हैं, तो उनके थ्रू वो उसका फ्यूचर या कोई भी चीज़ मालूम करना चाहते हैं, जिसे गैब का इल्म कहते हैं। तो उस ऑरिकल के थ्रू उसको मालूम होता है कि ईडिपस अपने बाप को कत्ल करेगा और वो तबाही लेके आएगा। तो ये सुनकर ईडिपस का जो फादर है किंग लॉयस, उसने अपनी वाइफ को ये ऑर्डर किया कि इस बच्चे को कत्ल कर दो। सेकेंड पॉइंट देखिए, इंस्टेड ऑफ किलिंग हिम ही वॉज अबंडन्ड टू एलिमेंट्स। There he was found and brought up by a shepherd and taken in and raised in the court of the childless king Polybus of Corinth. क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था तो इन्होंने कहा कि बजाय उसको मारने के हम उसको जंगल में फेंक देते हैं ताकि वहाँ पे ये खुद ब खुद मर जाए। तो उसको वहाँ पे फेंक दिया गया, जहाँ से एक चरवाहे ने उसको उठाया और जो एक साथ एक और किंगडम थी, किंग पोलिबस ऑफ कॉर्नेथ, एक और किंग था पोलिबस और उस प्लेस का नाम था कॉर्नेथ, उसके किंग को वो एज अ गिफ्ट प्रेजेंट कर देता है वो शेफर्ड। Stung by rumors that he was not the biological son of the king, Oedipus consulted an oracle which foretold that he would marry his own mother and kill his own father. अब जब उसको गिफ्ट किया जाता है कॉर्निथ के किंग को, तो वहाँ पे भी उसको ये रूमर्स होती हैं, ये अफवाहें होती हैं कि ये उसका अपना बेटा नहीं है, ही इज़ नॉट द बायोलॉजिकल सन, उसका अपना सगा बेटा नहीं है। तो इडिपस ये अपनी आइडेंटिटी की सच्चाई के लिए एक ऑरिकल को कंसल्ट करता है, दोबारा से एक प्रीस्ट के थ्रू अपना फ्यूचर जानता है कि मैं कौन हूँ। तो उसको मालूम होता है कि उसका फ्यूचर जो है वो बहुत ही डिजास्टरस है, वो अपने बाप को कत्ल करेगा और अपनी माँ से शादी करेगा। Desperate to avoid this foretold fate and believing Polybus and Merope to be his true parents, Oedipus left Corinth. जब इडिपस को ये मालूम होता है तो वो बहुत मायूस होता है और वो ये समझता है, उसको ये यकीन होता है कि दैट पोलिबस एंड मेरोप जो हैं वो उसके रियल पेरेंट्स हैं, इसलिए वो कॉर्निथ छोड़ देता है ताकि वो अपने पेरेंट्स से दूर चला जाए और अपनी फेट को अवॉइड कर सके, अपनी तकदीर को अवॉइड कर सके। On the road to Thebes, he met Laius. In some dispute, he murdered Laius. अब क्योंकि फेट है, तकदीर में लिखा था कि उसने ये करना है, तो जब वो उस कॉर्निथ से, उस प्लेस से भागता है कि वो उस फेट को सच ना करे, उस तकदीर को सच ना करे, तो थीब्स की रोड पे ही उसका रियल फादर उसको लॉयस मिलता है और वो किसी झगड़े में आकर वो लॉयस का कत्ल कर देता है। सो फुलफिलिंग पार्ट ऑफ द ऑरिकल्स प्रोफेसी लेटर, तो उसने एक जो उसकी प्रिडिक्शन थी उसको सच साबित कर दिया। अब उसका नेक्स्ट पार्ट ये होता है कि उस टाइम थीब्स पर एक मॉन्स्टर का राज होता है, स्फिंक्स, जो कि गाती है और एक रिडल देती है लोगों को, और रिडल वो सॉल्व करनी होती है, अदरवाइज वो उस लैंड को डिस्ट्रॉय करती है, लोगों को कत्ल करती है। तो उसकी जो रिडल है वो उस टाइम इडिपस जाके सॉल्व करता है और थीब्स का किंग बन जाता है और जुगेस्टा से शादी कर लेता है। सो अब ऑरिकल कंप्लीटली उसने फुलफिल कर दिया, जो उसकी तकदीर में लिखा था यहाँ पे वो कर चुका है। So the prophecy was thus fulfilled, although none of the main characters were aware of it at this point. उस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि वो ये वही बच्चा है जिसको थीब से बाहर फेंका गया था और उसका फ्यूचर मालूम करके उसको यहाँ से निकाला गया था, और वही बच्चा आकर उनका सेवियर भी बना है और किसी को मालूम नहीं है कि अब क्या होने वाला है। तो ये स्टोरी है और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसलिए जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे और देन हम स्टोरी की डेवलपमेंट भी देखेंगे कि इसके बाद फिर क्या हुआ।
Here I'm going to discuss the major themes of Oedipus Rex. Uh, First one is fate versus free will. Students, fate is very important element in Greek studies. The ancient Greeks believed that their gods could see the future and that certain people could access this information. And the kings are in habit to consult the oracles to know the will of God, to know the command of God about that particular situation, about the particular person, even as King Laius consulted oracle about Oedipus Rex when he is born. So here you'll see that there is another character who is the prophet or seer, uh, a blind person whose name is Tiresias, who saw visions of things to come, and oracles or the priest who resides at the temples of God, such as the oracle of Apollo at Delphi, also believed to be the interpreter of God, the interpreter of God's vision or the God's command over any situation, and give prophecies to people, and they guide the people. So here the first theme, that fate versus free will. Here fate is the symbol of God, God's command, and free will is about the person's will, that how the person is born to obey to the fate of God. Fine. The next theme is a theme of pride. And as we know, the famous line that pride hath fall. So here, the hamartia of Oedipus, the tragic flaw of Oedipus is pride. And you can discuss theme of pride about the fall of Oedipus Rex. The next theme is theme of suffering. Suffering is very evident, the suffering of Oedipus Rex, the suffering of the countrymen, the suffering of countrymen about the Sphinx, and the sufferings that is related uh, with the about plague. So theme of suffering is also very important theme of Oedipus Rex. The next one is guilt versus shame. Students, the play begins with a declaration from the oracle that Delphi, like Thebes, is suffering because the person guilty of the murder of King Laius has not been brought to justice. Oedipus sets himself the task of discovering the guilty party, so guilt is the legal sense is central to Oedipus Rex. And shame is also associated with that guilt, that the pride of Oedipus converted into the shame when the truth is discovered. The next theme is sight versus blindness. When Oedipus publicly declares his intention to solve the mystery of King Laius' murder, he says, I'll start again. I'll bring it all to light myself. So Oedipus' vision and intelligence have made him a great king of Thebes. He solved the riddle of Sphinx, and uh, he's blind to his own fate. He's blind to the truth about his own life. And uh, while in contrast to Oedipus, Tiresias, who is the prophet, who knows everything, who knows the truth, who sees the future. And the next theme is action versus reaction. You see, in Oedipus, in his quest for truth, Oedipus is a man of constant action. And when the priest come to ask
for his help. He has already dispatched Creon to the oracle to find out what the god suggests. So, to consult the oracle, he has sent Creon before the arrival of countrymen to his palace. So, this is the action. And when the chorus suggests that he consult Tiresias, Oedipus already sent Creon, and he decided to punish the victim, and afterwards he himself is discovered the culprit. And uh, what is the reaction of Oedipus then? He fulfilled his promise and he punished himself uh, because of his promise, and because of uh, because of proving himself a great king. So all the themes are very important. All the themes penetrates through the Oedipus Rex, and all the themes reflects the story of Oedipus Rex, the tragedy of Oedipus Rex. Here I am going to discuss the characters of Oedipus Rex. The first character is Oedipus, the king of Thebes, the real son of King Laius and Jocasta, the king and queen of Thebes, while the supposed son of King Polybus and Merope, the king and queen of Corinth. Students, Oedipus as a young man, he saved the city of Thebes by solving the riddle of Sphinx and destroying the monster. And in this play, from the start, you will see that he now uh, trying to find out the murderer of former King Laius to save Thebes from the plague. The next character is Creon. Creon is second in command in Thebes, brother-in-law of Oedipus, while if we see Creon through the character, uh, uh, through the status of the previous situation, then he is the brother of Jocasta, and he is the uncle of Oedipus, and he is considered Oedipus' trusted advisor, and he is selected to go to Oracle at Delphi to seek the Apollo's advice in saving the city from plague. The next character is Tiresias, a blind prophet who has guided the kings of Thebes with his advice and counsel. Next character is Jocasta, the queen of Thebes, the wife of King Laius, and afterwards the wife of Oedipus. He was the widow of Thebes, the former King Laius, and married Oedipus when Oedipus saved the city from the Sphinx. The next is a messenger from Corinth, a man bringing news of the royal family to Oedipus. Next character is a shepherd, a herder from the nearby mountains who once saved in the house of Zeus, and then a messenger, a man who comes from the palace to announce the death of the queen and the, the blinding of Oedipus. Next characters are Antigone and Ismene, the younger daughters of Oedipus from Jocasta. And the most important and famous character, the chorus, the famous part of the tragedy of Greeks, is a group of Theban elders and their leaders who comment on the events of the drama and react to its tragic progression.
So these are some of the major characters through which you can understand the tragedy of Oedipus. एडिपस एज अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को जिस तरह से हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन किया था कि ट्रेजेडी जो है उस एक प्रोटैगनिस्ट के एक ऑर्डिनरी फ्लॉ से, जो उसका हमार्शिया भी कहलाता है, उस फ्लॉ की वजह से होगी. सो ट्रेजेडी is a form of drama that started in 6th century BC in Athens. ट्रेजेडी स्टार्ट की ही ग्रीक ने है. ट्रेजेडी का कॉन्सेप्ट ही ग्रीक से आया है. सो अ प्रोटैगनिस्ट हैविंग क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस. ग्रीक की जो भी ट्रेजेडी आप देखेंगे उसमें जो हीरो होगा वो किंग होगा और बहुत हाई फाई वेल एस्टीम्ड पॉपुलर फेमस इंसान है. ठीक है, एज इन ग्रीक रोमन एलिजाबेथन एरा में भी इसी तरह से ट्रेजेडी बयान की जाती है. सो द प्रोटैगनिस्ट comes to disaster through some flaw in him. अब Oedipus में क्या flaw है ये हम टेक्सचुअल लाइंस और एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखेंगे कि उसकी प्राइड है, उसका फेट है, उसका रैश टेम्परामेंट है. तो ये सब उसके फ्लॉ हम डिटेल्स देखेंगे. एंड हिज फ्लॉ ब्रिंग्स अबाउट हिज इनएविटेबल डाउनफॉल ऑफ डेथ. जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि उसका जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो बहुत ही माइनर सा होगा, लेकिन वो फ्लॉ उसकी एक बहुत ही डिजास्ट्रस डाउनफॉल का सबब बनेगा. तो इसी तरह जब एडिपस रेक्स एज अ ट्रेजेडी को आपने एक्सप्लेन करना हो तो फिर आप ये सब एलिमेंट्स उसमें डिस्कस करेंगे. These are the starting lines of the text of Oedipus, line number 7 to 15. The reason of selecting these lines is that the first thing is that it reflects you the character of Oedipus, and it reveals you the very opening situation of the play. Because as the play opens, Oedipus, the king of Thebes, receives a group of citizens led by the old priest, and that old priest describes the plague that is destroying the city, a blight on the land causing a famine and sickness. Recalling Oedipus' early triumph over skin, the priest begs the king to save Thebes once again. Here, students, Oedipus जो है वो ही इज इंटरेक्टिंग, वो बात कर रहा है विद अ ग्रुप ऑफ सिटीजन्स, जिसको एक लीड करा है एक ओल्ड प्रीस्ट. और यहाँ पे उसके साथ एक इंटरेक्शन में वो ये लाइंस बोलता है Oedipus. वो कहता है, I Oedipus, whose fame all men acknowledge, but you, dear old man, tell me you seem to be the one who ought to speak for those assembled here. वो कहता है कि आई एम द Oedipus. इसमें प्राइड आपको शो हो रहा है. ठीक है, एक कॉन्फिडेंट शो हो रहा है Oedipus में. जब वो कॉन्फिडेंट एक हद से बढ़ जाता है तो वो एक प्राइड बन जाता है. तो यहाँ पे वो बोलता है, आई Oedipus, whose fame all men acknowledge, that every person knows that I am the famous person, I am the famous Oedipus who has triumphed over the Sphinx. उसने एक मॉन्स्टर स्पिंक्स की रिडल सॉल्व की थी और उसने थीब्स के लोगों को उसके कर्ज से बचाया था. इसीलिए आज फिर सब लोग Oedipus के पास जमा हुए हैं टू get rid of the famine and to get rid of the plague. तो यहाँ पे बोल रहा है, but you there, the old man, tell me, कि तुम ओल्ड मैन, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पे सब क्यों assembled हो, सब क्यों जमा हो, तुम इनके बिहाफ पे तुम मुझसे बात करो. What feeling bring you to me, fear or desire? कौन सी फीलिंग तुम्हें यहाँ पे लेके आई है? डिजायर है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम लोगों को सॉल्व करूंगा, या तुम लोग इस फेमाइन से, इस प्लेग से इतने डरे हुए हो, खौफजदा हो कि मेरे पास हेल्प के लिए आए हो. ठीक है, ये भी एक सेंस ऑफ प्राइड शो कर रहा है. आफ्टर ऑल ही इज द किंग ना, कि वो किंग है, उसी ने वो लोगों के लिए एक गॉड की जगह पे है. ठीक है, और लोग उसके पास जब आए हैं तो काफ़ी ऐसे जेस्चर में आए हैं जैसे वो किसी मज़ार पे जाते हैं. उन्होंने हार पहने हुए हैं और उनका जेस्चर जो है वो ऐसे जैसे हम किसी मज़ार पे जाते हैं दुआ मांगने के लिए. तो वो सब अपने किंग, अपने गॉड Oedipus के पास आए हैं अपनी सिचुएशन बताने के लिए. सो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन वो बोलता है, यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट आई हेल्प, कि
तुम लोगों को ये कॉन्फिडेंट है दैट आई हेल्प यू आउट ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ योर माइंड, दिस सिचुएशन ऑफ डेथ एंड सिकनेस. सो वो कह रहा है कि तुम लोगों को कॉन्फिडेंट है, और वही कॉन्फिडेंट इडिपस को खुद पे भी है दैट आई एम द पर्सन हु कैन सॉल्व एवरीथिंग, हु कैन सॉल्व रिजॉल्व एवरी सिचुएशन, एवरी इशू. सो यहाँ पे वो कहता है आई शैल असिस्ट यू विलिंगली इन एवरी वे, कि मैं तुम लोगों की मदद हर तरीके से करने के लिए तैयार हूँ. और यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन है दैट इज आई वुड बी हार्ड हार्टेड मैन इन डीड, कि यहाँ पे हार्ड हार्टेड जो है वो नेगेटिव वे में यूज नहीं हुआ है. लाइक आई एम द स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम द कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट टू सॉल्व दिस इशू, कि मेरे पास इतनी करेज है, मेरे पास इतना स्टेमिना है दैट आई कैन हियर, आई कैन बेयर ऑल द सिचुएशन एंड आई कैन सॉल्व इट. तो यहाँ पे एक डिटर्मिनेशन शो हो रही है. जो वर्ड हम बार बार आई यूज करते हैं ना, आई एडिपर्स, आई हेल्प यू, आई शैल असिस्ट यू, आई एम व्हाट, आई एम हार्ड हार्टेड एंड. तो यहाँ पे वो ये सारी सिचुएशन उनको बता रहा है दैट और एक्सप्रेस कर रहा है हिज सिंपैथी एंड कंसर्न, एंड ही आल्सो अनाउंसेस दैट ही हैज ऑलरेडी सेंट हिज brother-in-law Creon to the oracle in an effort to end the plague. Oracle से consult कर रहा है. As I told you, the Greeks are very much concerned about their god and goddesses to consult the oracle about the particular situation, about the particular person as well. So यहाँ पे वो क्रियन जो उसका ब्रदर इन लॉ है उसको पहले ही सेंड कर चुका है फॉर द ऑरिकल टू फाइंड आउट द सिचुएशन, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द सिचुएशन. एंड यहाँ पे वो सिंपैथी शो कर रहा है, और यहाँ पे वो ये कह रहा है कि दिस वेस्ट लैंड, जो थीव्स की जो वेस्ट लैंड बन चुकी है बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ डिजीज, नाउ इडिपस हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी to take up the challenge. और वो and he is believing that he can purge the land by punishing and other. और वो जो है वो उन लोगों पे सिंपैथी शो करेगा और उनको हेल्प करेगा इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करने में. एंड नाउ लाइन नंबर 30 to 50. And these lines are said by the priest, the old man. As we have discussed in previous slides, that Oedipus is interacting with the old man, with the old priest, on behalf of all the citizens who are gathered. So here the priest says, these children and myself now sit here by your home, not because we think you are equal to the gods. No, we judge you the first of men in what happens in this life and in our interactions with the gods. For you came here to our Cadmean city and freed us from the tribute we were paying to that cruel singer, and yet you knew no more than we did and had not been taught. In their stories, the people testify how, with God's help, you gave us back our lives. So now, Oedipus, our king, the most powerful in all men's eyes, we are here as suppliants, all begging you to find some help for us, either by listening to a heavenly voice or learning from some other human being. Here, the priest is requesting to Oedipus that we are your children, like your countrymen are like children, and they used to give the respect to kings like the gods, and they consider the words of king as the words of God, because they consider kings the men from God. Here, the priest says, "These children and myself," and he's talking about the countrymen, the citizens, all they are gathered on the palace to talk with the king. So
जो तमाम लोग वहाँ पे जमा हुए हैं उनके बारे में प्रीस्ट इज सेइंग दैट नाउ सिट हियर बाय योर होम, कि तुम्हारे पैलेस पे वी विल सिट अंटिल ये मसला सॉल्व नहीं हो जाता। नॉट बिकॉज वी थिंक यू आर इक्वल टू द गॉड, वो कहते हैं कि हम आपको गॉड कंसिडर नहीं करते, बट योर वर्ड्स आर द वर्ड्स ऑफ गॉड। ठीक है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। रिस्पेक्ट उतनी देते हैं क्योंकि वो उनको गॉड जैसा समझते हैं, कि गॉड डायरेक्टली सिटीजन से बात नहीं करते, गॉड जो है वो प्रीस्ट से बात करते हैं और प्रीस्ट जो है वो किंग से बात करता है। सो द वर्ड्स ऑफ किंग आर इक्वल टू द वर्ड्स ऑफ गॉड। सो यहाँ पे कहते हैं नो वी जज यू द फर्स्ट मैन इन व्हाट हैपेंस इन दिस लाइफ एंड इन आवर इंटरेक्शंस विद द गॉड, कि तुम वो पहले आदमी हो, लाइक सिटीजन्स के लिए वो पहला बंदा है जो जो गॉड के कलाम को, गॉड की बात को सिटीजन्स तक पहुंचाता है। तो यहाँ पे वो उसका स्टेटस बता रहे हैं, वो उसका जो है वैल्यू बता रहे हैं कि तुम हमारे लिए ऐसे हो जैसे तुम जो गॉड्स के वर्ड हैं वही वर्ड तुम हम तक पहुंचाते हो। सो तुम हमारी इंटरेक्शन में यू आर द फर्स्ट मैन। फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं फॉर यू केम हियर टू आवर कैडमेन सिटी एंड फ्रीड अस फ्रॉम द ट्रिब्यूट वी वर पेइंग टू दैट क्रूअल सिंगर। यहाँ पे वो एक रेफरेंस दे रहा है, क्रूअल सिंगर यहाँ पे स्पिंक्स को कह रहा है, जो सॉन्ग गा के एक रिडल देती थी और उस रिडल को सॉल्व करना होता था। अगर वो रिडल जो लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे तो उनको एज अ ट्रिब्यूट उसको जो कुछ वो कहती थी उसको वो पेश करना पड़ता था। तो यहाँ पे वो उसका हवाला दे रहा है दैट तुम यहाँ पे आए, यू केम हियर टू आवर कैडमन सिटी, उस सिटी का नेम है जहाँ पे वो थीव्स का सिटी है, कैडमन सिटी, जहाँ पे वो रहते हैं। एंड फ्रीड अस फ्रॉम दैट ट्रिब्यूट, ओके, हमें उस ट्रिब्यूट से तुमने बचा लिया जो हम उस क्रूअल सिंगर स्पिंक्स को दे रहे थे। एंड येट यू न्यू नो मोर देन वी डिड एंड हैड नॉट बीन टॉट, कि तुम्हें वही बताया जाता है, तुम्हें वही जो हमें पता है वही तुम्हें पता है, बट गॉड के वर्ड्स जो है वो तुम तक पहुंचते हैं और तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाया जाता है। लाइक यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, लाइक जिस तरह से हमें सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ, तुम्हें भी ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। लाइक योर लेवल इज लाइक द ह्यूमन लेवल, ठीक है, गॉड लेवल नहीं है, ह्यूमन लेवल है। सो इन दिस स्टोरीज द पीपल टेस्टिफाई हाउ विद गॉड्स हेल्प यू गेव अस बैक आवर लाइव्स, कि इन तमाम कहानियों में, जैसे इडिपस अपने आप की प्राइड शो कर रहा है ना, वो कह रहे हैं इन तमाम कहानियों में गॉड ने तुम्हें हेल्प किया टू सपोर्ट अस और टू फ्रीड अस फ्रॉम दैट क्रूअल स्पिंक, कि हमें उससे तुमने उससे जान छुड़ाई, हमें आज़ाद कराया क्रूअल स्पिंक से, और गॉड की तुम्हारे साथ हेल्प है, गॉड की तुम्हारे साथ सपोर्ट है। सो नाउ इडिपस आर किंग मोस्ट पावरफुल in all men's eye, we are here as suppliants. Suppliants means a person who is making a humble request, humble plea. ठीक है, तो ये तमाम जो लोग हैं इंक्लूडिंग दैट प्रीस्ट, ये सब सप्लिएंट्स हैं, ये हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं इडिपस को, और वो कह रहे हैं यू आर आवर किंग एंड यू आर द मोस्ट पावरफुल इन ऑल मेन्स आईज, एंड हम जो हैं वो एक हम्बल रिक्वेस्ट देने आए हैं, ऑल बेगिंग यू टू फाइंड सम हेल्प फॉर अस, और हम सब तुम्हें एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मदद करो, आइदर बाय लिसनिंग टू द हेवनली वॉइस, ठीक है, और लर्निंग फ्रॉम सम अदर ह्यूमन बींग्स, कि तुम किंग हो, तुम पावरफुल हो, तुम चाहे तो गॉड से कंसल्ट करो, चाहे तो किसी ह्यूमन बींग से कंसल्ट करो, किसी से सीखो कि इसका क्या मदावा है, इसका क्या इलाज है। इफ और ऑरिकल्स की बात अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही, देन यू विल कंसल्ट द ह्यूमन बींग्स एंड get us rid from that famine, that plague, कि हमारी उस प्लेग से, इस कहत से तुम जान छुड़ाओ, तुम हमें आज़ाद कराओ इस मुसीबत से, और चाहे तो हेवनली वॉइस के थ्रू, चाहे ऑरिकल्स के थ्रू, और चाहे किसी ह्यूमन से लर्न करो, किसी दूसरे से पूछो और उससे पता करो कि इसका क्या हल होगा। ठीक है, दीज लाइन्स आर नंबर फ्रॉम 30 to 50, और इट ऑल्सो रिवील्स द सिचुएशन, द स्टोरी ऑफ द प्ले, के लोग जो हैं वो कितनी सफरिंग में हैं, और यहाँ पे थीम ऑफ सफरिंग यू कैन ऐड, और यहाँ पे आप एक्शंस भी कर सकते हैं कि लोग कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं इडिपस को, और इडिपस जो है वो उनके साथ सिंपैथी फील कर रहा है, सिंपैथेटिक है, बट वो एक एक्शन और रिएक्शन वाला जो थीम है वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
Now line number 75 to 90. Here, after listening to the priest, as we have discussed in previous slide, that the priest is now interacting with Oedipus and Oedipus is listening to him. Now, this is the reply of Oedipus after what the priest has said to him. Oedipus says, "You are not rousing me from a deep sleep. You must know I have been shedding many tears and in my wandering thoughts, exploring many pathways. After careful search, I grasped the only help that I could find and acted on it. So I have sent away my brother-in-law, son of Menoetius, Creon, to Pantheon, Apollo's shrine, to learn from him what I might do or say to save our city. But when I count the days, the time he has been away, I now worry what he is doing, for he has been gone too long, well past the time he should have taken. But when he comes, I'll be a wicked man if I do not act on all the God reveals." So here you can see that Oedipus is so concerned about the issue about uh, that situation of famine, or you can say that the situation of death and hunger. So here Oedipus says that you are not rousing me from a deep sleep, mean कि वो ये कह रहा है कि आई ऑलरेडी नो द सिचुएशन, द क्रिटिकल सिचुएशन, द क्रूशल सिचुएशन ऑफ ए माइंड. सो आप मुझे आके नहीं बता रहे हो कि मैं हाबे खरगोश में हूँ और आप मुझे बता रहे हैं आके कि जी ये सारा कुछ है. लाइक आई एम अपडेटेड पर्सन एंड मैं इस चीज़ के सोल्यूशन के लिए ऑलरेडी एक स्टेप ले चुका हूँ. तो यहाँ पे वो ये शेयर करता है दैट यू मस्ट नो आई हैव बीन शेडिंग मेनी टीयर्स, कि मैं इतना कंसर्न्ड हूँ कि मुझे इस सिचुएशन पे, इस क्रूअल सिचुएशन पे, इस डेथ सिचुएशन पे मैं बहुत ज़्यादा आंसू बहा चुका हूँ. मीन्स कि बहुत ज़्यादा बहुत फीलिंग्स हैं मेरी, बहुत डीप फीलिंग्स हैं अबाउट दैट सिचुएशन. एंड इन माई वॉन्डरिंग थॉट एक्सप्लोरिंग मैनी पाथवेज, और मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है और बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस निकाले हैं. बट अ केयरफुल सर्च आई ग्रैब्स द ओनली हेल्प दैट आई कुड फाइंड. तो सबसे ज़्यादा मोहतात एक जो उसको एक वे आउट मिला है, जो उसने फाइंड आउट किया है एक हल इस चीज़ का, तो उसने उसके लिए ही हैज सेंट हिज ब्रदर इन लॉ, सन ऑफ मेनोकियस, क्रियन, टू द अपोलो श्राइन. तो उसने वहाँ पे क्रियन को दोबारा से एक ऑरिकल कंसल्ट करने के लिए भेजा है, टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दैट फेमाइन, ऑफ दैट प्लेग. सो यहाँ पे वो कह रहा है टू लर्न फ्रॉम हिम बट आई माइट डू और से टू सेव आवर सिटी. तो थ्रू दैट ओरेकल, थ्रू दैट the consultation from God, he will be able to learn from that words कि गॉड जो है वो इस सिटी को सेव करने के लिए क्या वर्ड्स भेजता है, क्या क्या सोल्यूशन बताता है, या क्या गाइडेंस प्रोवाइड करता है. देन बट व्हेन आई काउंट द डेज, तो यहाँ पे वो दोबारा से वो काउंट करता है उन डेज को कि क्रियन को गए हुए कितना टाइम हुआ है और अब तक उसको आ जाना चाहिए, और वो इस चीज़ पे बहुत वरीड है कि इतना टाइम स्पेंड उसने कर दिया और वो वहाँ पे क्या कर रहा है. उसको जस्ट जाके गॉड से कंसल्ट करना था और सोल्यूशन लेना था और वापस आना था. तो ये वही टाइम है कि जब ही इज़ ही इज़ थिंकिंग दैट क्रियन को आ जाना चाहिए यहाँ पे. सो यहाँ पे वो ये कहता है बट व्हेन ही कम आई बी ए विकेड मैन. वो कह रहा है कि अगर वो आ जाता है और सोल्यूशन बताता है दैट गॉड रिवील्स टू हिम, अगर आई डू नॉट एक्ट ऑन ऑल दैट गॉड रिवील्स, अगर मैं उस सब पे अमल नहीं करता, देन आई विल बी अ विकेड मैन. तो मैं एक बहुत इविल पर्सन हूँगा. एक वो अपनी अपनी गवाही के लिए यूज करता है कि एक मॉरली रॉन्ग पर्सन हूँगा, कि मेरा कंट्री जो है वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है इस सिचुएशन में, एंड आई एम नॉट गिविंग एनी सोल्यूशन और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग to help my citizens, my countrymen, then I'll be a wicked man if I'm not helping you out after the consultation of God. Students, these are some lines that are connected with our previous text. So here I
I'm going to wind up this lecture with these lines, and I'll start with the second situation. The first situation ends here with these lines, like the Creon is back from Apollo's shrine, and Oedipus is very much concerned to listen to the words of Creon that are the words of God actually. So here Creon says, "Good news, I tell you, if things work out well, then these troubles so difficult to bear will end up bringing us great benefit." So here Creon gives the good news to Oedipus that now I have some words from that oracle from the Apollos, so that words will help you out to resolve the situation, to resolve the issue. So Oedipus says that, "What is the oracle? So far your words inspire me no confidence or fear. That your words are not enough to inspire me or give me confidence and uh, to uh, to end up the fear of that situation." So यहाँ पे Oedipus जो है वो सिर्फ इस बात को लेके, सिर्फ उस गुड न्यूज़ को लेके वो खुश नहीं हो जाता. वो कह रहा है कि आई नीड सम कॉन्फिडेंस, आई नीड दैट वर्ड्स ऑफ अपोलो to find out the solution, and that solution will give me confidence, not only the fake words. So Creon says, "If you wish to hear the news in public, I'm prepared to speak, or we could step inside." यहाँ पे you'll see the character of Creon, कि Creon यहाँ पे कितना ज़्यादा समझदार है. that वो ये चाह रहा है that Oedipus should listen the words confidentially, कि वो सबके सामने उस चीज़ को आउट नहीं करना चाह रहा है, to to maintain the situation, कि इस पे मे बी वो ये सोच रहा हो कि अगर मैं कोई ऐसे वर्ड्स बोल देता हूँ और इडिपस उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकता या उन वर्ड्स को नहीं समझ सकता तो ये उसकी इंसल्ट होगी. तो वो एक चीज़ जो है उस लिमिट को बरकरार रखने के लिए कि सिटीजन शुड वेट आउटसाइड एंड वी विल डिस्कस द वर्ड्स इनसाइड. ये एक समझदारी है क्रियॉन की. बट यू विल सी द रिएक्शन ऑफ इडिपस, कि इडिपस इज सो कॉन्फिडेंट, ही इज सो ब्लंट, और वो कह रहे हैं नहीं, स्पीक आउट टू एवरीवन, द ग्रीफ आई फील फॉर दीज सिटीजंस इज इवन ग्रेटर देन एनी पेन आई फील फॉर माई ओन लाइफ. सो प्रोफेटिक लाइन्स, सो सिम्बॉलिक लाइन्स, क्योंकि यहाँ पे वो जो कॉन्फिडेंस दिखा रहा है दैट यू हैव टू स्पीक टू एवरीवन, कि सबको बताओ, एंड द ग्रीफ आई फील फॉर दीज सिटीजन, के द ग्रीफ ऑफ दैट सिचुएशन, द ग्रीफ ऑफ दैट डेडली सिचुएशन, डेडली फेमाइन इज ग्रेटर देन ऑल. लेकिन उसको नहीं पता कि देयर इज अ पेन दैट इज मोर that is more you can say that more deep, uh, that is more than all the griefs of the world. उसको वो पेन बेयर करनी है, उसको वो सफरिंग बेयर करनी है. बट these lines are so prophetic, and these lines also reveals the character of Oedipus, कि वो बहुत hasty है हर चीज़ में. वो उसको हर चीज़ में करने की बहुत ज़्यादा जल्दी होती है. वो जल्दी से वो अपना सिटी छोड़ता है, कॉर्नेथ को उसको छोड़ा जाता है. देन वो अपने पेरेंट्स को छोड़ के इस थीब्स की तरफ आता है. वो बहुत जल्दी फैसला करता है. तो यहाँ पे आप हेस्टी नेचर भी बस की देखेंगे और उसका रिएक्शन भी देखेंगे कि वो बहुत जल्दी हर चीज़ का रिएक्शन देता है. तो वो यहाँ पे जो क्रियॉन को सबके सामने कहता है कि आप सबके सामने सीक्रेट बताओ, एंड इससे ज़्यादा बड़ा पेन और कुछ हो नहीं सकता. बट इन रियलिटी इससे ज़्यादा पेन के लिए वो तैयार नहीं होता. उसको पता नहीं होता ही इज़ दैट वन पर्सन हु इज़ द कल्प्रिट, एंड उसकी वजह से ही ये सारी सिचुएशन है. सो these lines are very important, and you can quote these lines in the characterization of Oedipus and Creon as well. I hope that you have understand the text of Oedipus Rex, the analysis and the situation and the themes, that how to apply the themes on situations, and how to explore the themes of the
particular situations and the characterization of Oedipus Rex. So here, this is the first part of Oedipus Rex, and I have discussed the first phase, the first situation of Oedipus Rex. And inshallah, soon I'll upload the second lecture, the second situation, the second phase of Oedipus Rex, where the truth is explored about Oedipus Rex. So this is it for now, and thank you very much.